अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पांस के बारे में है और मैं आज आप लोगों के कमेंट्स का रिस्पांस करने वाली हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होती ही है जिन्होंने कमेंट्स किए हुए होते हैं, क्योंकि उनको उनकी क्यूरीज के आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए हुए, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं बैंक से रिलेटेड जो आपके माइंड में भी होते हैं लेकिन आपको पूछने का मौका नहीं मिलता या क्लियर नहीं हो पाते हैं। कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो देखने से आपको बहुत से आपकी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी फवाद 1431 का। उन्होंने कहा है कि इन फ्यूचर प्लीज अपलोड वीडियोज ऑफ अबाउट अस्करी एंड दुबई इस्लामिक बैंक सेविंग अकाउंट्स। मैंने अस्करी के 2 से 3 सेविंग अकाउंट्स के बारे में और उनके ATM कार्ड्स के बारे में इस हफ्ते वीडियो अपलोड की है। दुबई इस्लामिक के बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर कर दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, हफ्सा नई 100 ने किया हुआ है, क्या हेल्पलाइन से न्यू ATM कार्ड ऑर्डर हो सकता है? अपने होम एड्रेस पर मेरा फैसलाबाद ब्रांच में अकाउंट है लेकिन मैं अब मुल्तान हूँ। UBL और NBP कार्ड। जी बिल्कुल, आप हेल्पलाइन से ATM कार्ड अपना जो है वो इशू करवा सकती हैं। आपका पुराना कार्ड बंद कर दिया जाएगा और नया कार्ड अप्लाई करके आपसे पूछा जाएगा कि आप ब्रांच में रिसीव करना चाहती हैं या मेलिंग एड्रेस पे। लेकिन शर्त ये है कि आपको जिस एड्रेस पे चाहिए अपना ATM कार्ड, वो एड्रेस आपके अकाउंट की प्रोफाइल में यानी कि आपके अकाउंट प्रोफाइल डाटा में अपडेट होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आपका फैसलाबाद ब्रांच में अकाउंट है लेकिन आप जो है वो आप मुल्तान में होती हैं, तो पहले मेक श्योर कर लें कि ब्रांच में आपका जो एड्रेस है वो मुल्तान का है या फैसलाबाद का है। तो जिस एड्रेस पे आपको ATM कार्ड डिलीवर करवाना है, पहले आपको वो एड्रेस अपडेट करवाना होगा। सेकंड आपका क्या है, पहले UBL का मास्टर कार्ड था, एक्सपायर्ड हो चुका है, अब फिर मास्टर कार्ड ही मिलेगा अपनी पसंद का, मतलब पे पाक विदा। जी बिल्कुल, आपकी अपनी मर्जी है। अगर मास्टर कार्ड आपका ख़त्म हो गया है, अलबत्ता तो 90% बैंक्स क्या करते हैं कि कार्ड एक्सपायर होने से 1-2 महीने पहले वो ऑटोमेटिकली रीन्यू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पहले से रीन्यू नहीं हुआ है, अगर वो खुद रीन्यू करेंगे तो सेम कैटेगरी में रीन्यू करेंगे यानी कि मास्टर कार्ड ही करेंगे। लेकिन अगर रीन्यू नहीं हुआ है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कार्ड इस दफ़ा अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। वो आप जब अप्लाई करेंगे तो उनको बता दीजिएगा कि अब मुझे मास्टर कार्ड नहीं, मेरा यूसेज कम है तो मुझे पे पाक या दूसरा कार्ड चाहिए। ये एक यूज़र आईडी है, आई डोंट नो क्या है, अल्फा नुमेरिक कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करनी है तो होल्डर नेम की जगह क्या लिखना होता है? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने तो बताना आप। देखिए, मुझे आपके क्वेश्चन की ही समझ नहीं आई थी। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आप किस वेबसाइट पर कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ पर प्रॉपर क्या लिखा आ रहा है? होल्डर नेम से तो यही है कि दायरी बात है कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो अपनी जो नाम है ID कार्ड के अकॉर्डिंगली अपना नाम मेंशन करेगा। लेकिन अब मुझे क्लियर नहीं है आपसे आपके क्वेश्चन से कि ये आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजान हैदर का। फैदी लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट हेल्पलाइन का T पिन ख़त्म करना हो तो क्या तरीका है? T पिन आप अगर जनरेट हो भी गया है तो उसका सचेस ख़त्म करने का कोई होता नहीं है पर्पज़। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उनसे कह दें कि मेरी मैनुअली वेरिफिकेशन कर दें, या फिर जो है अब जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो कॉल करके उनको कह देंगे मेरा T पिन जो है वो ख़त्म कर दें या डीएक्टिवेट कर दें। अगर वो कहेंगे कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है या मैं डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, तो आप अपना T पिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से चेंज करवा लें। यानी कि अगर आपको यही है कि शायद आपका T पिन किसी और को भी पता है, मालूम है, और वो आपका T पिन वेरीफाई करवा के आपके अकाउंट की डिटेल हेल्पलाइन से ले सकता है, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। अगर ख़त्म हो सकता है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता तो आप अपना T पिन चेंज करवा लें, ठीक है। हेल्पलाइन पे ही वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन लेंगे और T पिन आपका जो है वो चेंज करने के लिए आपकी IVR पे ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पे आप अपना नया T पिन बना लें। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हम न्यू ID कार्ड बनवाएं तो बैंक में न्यू डेट ऑफ इशू बताना होती है या बैंक ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं कि जब आपका ID कार्ड एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो ID कार्ड एक्सपायर होने से 1 महीने के बाद अकाउंट आपका डेबिट ब्लॉक कर दिया जाता है अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं। तो ID कार्ड ऑटो अपडेट नहीं होता है। अगर आपने ID कार्ड नया बनवाया है तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा, वहाँ पर अपने ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाएँ, साथ में नया ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाएँ। वो फ़ोटोकॉपी आपने सबमिट करवानी होती है, अपनी बायोमेट्रिक करवानी होती है, क्योंकि बायोमेट्रिक से आपकी जो लेटेस्ट बायोमेट्रिक होती है जिसके ऊपर
न्यू एक्सपायरी डेट आई हुई होती है, वो बायोमेट्रिक आपकी वेरीफाई होगी और आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो आपकी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी के अगेंस्ट ही अपडेट होगी, ऑटोमेटिकली नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और अगर फाइलर बने फिर भी बैंक ऑटोमेटिक फाइलर अपडेट कर लेगा, ये बताना होगा। अच्छा, फाइलर का हाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। 99% बैंक्स में क्या होता है कि हर एक हफ्ते के बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के बाद सिस्टमेटिकली ही जो है वो एक स्टेप रन होता है, और जो आईडी कार्ड, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप फाइलर हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आईडी कार्ड नंबर ही होता है, यानी कि आप आईडी कार्ड नंबर से सर्च कर लेते हैं कि आप फाइलर हैं या नहीं है, तो आपका अकाउंट की जो यूनिक वैल्यू होती है ना वो आईडी कार्ड नंबर ही होता है। तो एक स्टेप रन किया जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली जितने भी आईडी कार्ड के अगेंस्ट फाइलर एक्टिव होते हैं, यानी कि फाइलर होने के साथ साथ आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है फाइलर की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आपको आई कार्ड पे भी नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप अपना नाम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं या नहीं। तो फाइलर होने के साथ साथ एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी आपका एक्टिव स्टेटस मार्क होना चाहिए। अगर वहाँ पे एक्टिव स्टेटस मार्क है तो आपका जो डाटा है वो बैंक में ऑटोमेटिकली ही एज अ फाइलर अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फाइलर हैं और आपने किसी भी रीज़न की वजह से रिटर्न जमा नहीं करवाई है या कोई भी एफबीआर में आपका इशू आया हुआ है जिसकी वजह से आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से हटा दिया गया है और इनएक्टिव आ गया है, तो इसी तरीके से बैंक में ऑटोमेटिकली आपका इनएक्टिव स्टेटस मार्क हो जाएगा और वो नॉन फाइलर के तौर पे होगा, जिसकी वजह से आपको फाइलर वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगेन समझा दूंगी। नेक्स्ट मुबीन गुल का है कि आप नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ ये बताइएगा कि जिन लोगों की सैलरी कम हो, प्रूफ इनकम यानी कि 25,000 बताई हो बैंक में, तो वो लोग किस तरह से किस हद में रहकर अपना करंट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। देखें, बस आपका अकाउंट आसान करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक नॉर्मल करंट अकाउंट है और आपने सैलरी अपनी 25,000 करवाई हुई है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। छोटे छोटे बैंक होते हैं ना वो ज़्यादा तंग करते हैं बात बात पे कॉल करके, लेकिन जो ब्रांडेड बैंक होते हैं लाइक ABL, UBL, मिज़ान बैंक, ये लोग इतनी फिजूल की कॉल्स नहीं करते हैं, या HBL वगैरह भी। तो अगर आप ने 25,000 इनकम शो की हुई है, आप 50,000, लाख, 2 लाख इस तरह से, ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं, 1-1 लाख करके एक हफ्ते या हर महीने जो है वो थोड़ी थोड़ी डिपॉजिट करवा के अपनी सेविंग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक और मैं आपको बात बताऊं, बेसिकली अकाउंट जो है ना वो आप टारगेट बेस हो गए हुए हैं, यानी कि जो ऑफिसर आपका अकाउंट ओपन करता है वो अकाउंट उसको टैग होता है, और आप जितना भी डिपॉजिट करवाएंगे ये उनको ही बेनिफिट होता है कि वो अकाउंट में जितना डिपॉजिट आएगा वो उसकी परफॉर्मेंस को शो करेगा। तो अगर आपने कोई लमसम अमाउंट करवानी है, डायरेक्ट पूछना चाहते हैं उस ऑफिसर से, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी, क्योंकि देखें अगर आप 10 लाख या 20 लाख एकदम जमा करवाएंगे ना तो आपसे क्यूरी पूछी जा सकती है कि ये अमाउंट कहाँ से आई है, और उसका आपको एविडेंस भी देना पड़ सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो सेल डीड प्रोवाइड करें, या कहीं से पैसे आए हैं तो वो हमें क्लियर करें। तो बाकी जो तरीका मैं बता रही हूँ, आप 1-1 लाख करके या 50-50 हज़ार करके उसमें आहिस्ता आहिस्ता जमा करवाते रहें, ठीक है। और अगर कभी इन केस आपसे पूछें, वैसे पूछेंगे नहीं, इन केस कभी आपसे पूछें तो आप कह दीजिएगा कि मेरे पास पर्सनली कुछ सेविंग्स रखी हुई थी तो वो मैंने जमा करवाई हैं। आगे बिलाल 22 जट का है, चेकबुक ख़त्म हो गई है, अब बताओ, यानी कि इनकी चेकबुक ख़त्म हो गई है, अब इन्होंने न्यू चेकबुक के लिए अप्लाई करना है। आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से मोर देन 50% बैंक्स में ये ऑप्शन होती है कि आप हेल्पलाइन से चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। वो चेकबुक आपके जो है वो घर के एड्रेस पर भी डिलीवर हो सकती है और आपकी ब्रांच में भी डिलीवर हो सकती है। उसके बाद आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। जो अस्करी बैंक है इसमें यही प्रोसीजर है कि आपने अगर ATM कार्ड या चेकबुक अगर अप्लाई करनी है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके सिस्टम में जो एड्रेस अपडेट होगा उस पर डिलीवर हो जाएगी और आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उसको फिर एक्टिव करवा सकते हैं, चेकबुक को भी और ATM कार्ड को भी। तो इस तरीके से, और इसके अलावा आपकी ना चेकबुक के जो चेकबुक आपकी ख़त्म हो गई है उसके अंदर एक वाइट कलर का पेपर होगा, वो चेकबुक रिक्विजिशन का होता है, ठीक है। वो आपको ब्रांच में सबमिट करवाना होता है अगर आप ब्रांच से अप्लाई करते हैं तो। बाकी हेल्पलाइन से अगर करते हैं तो वो तो आपसे मैनुअली वेरिफिकेशन या टीपिन वेरीफाई करवा के ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। आगे हफ्सा नईम का है, बैंक में एड्रेस चेंज कराने का तरीका बताओ, कैसे एड्रेस चेंज होता है हेल्पलाइन से। आप हेल्पलाइन पे कॉल करें,
उनको कंफर्म करें कि मैं एड्रेस अपडेट करवाना चाहती हूँ, तो वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन लेंगे और आपका एड्रेस अपडेट करने की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। 99% बैंक्स में अब हेल्पलाइन के ज़रिए एड्रेस अपडेट हो जाता है। इन केस अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो कहते हैं कि हेल्पलाइन से एड्रेस अपडेट नहीं होगा, तो फिर आपको ब्रांच विजिट करना होगा। वहाँ पे आप अपने जो है वो आईडी कार्ड ले जाइएगा, आईडी कार्ड की कॉपी, और एहतियातन जो एड्रेस आपने अपडेट करवाना है वो यूटिलिटी बिल, उसका जो है वो कोई एक यूटिलिटी बिल की कॉपी आप ले जाइएगा कंफर्मेशन के तौर पे। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एहतियातन अगर आप चक्कर से बचना चाहती हैं तो ले जाइएगा। तो एड्रेस आपका अपडेट हो जाएगा। अलबत्ता पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, वहाँ से एड्रेस अपडेट करवा लें। अपना जो नंबर आपने बैंक में अपडेट करवाया हुआ है, आपको उसी नंबर से कॉल करनी होगी और कॉल करके एड्रेस अपडेट करवा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अमेजिंग बेस्ट वीडियो के नाम से एक आईडी है। उन्होंने पूछा है कि सर न्यू सेविंग अकाउंट ओपन किया है 21 शबान को, और साथ ही CZ50 फॉर्म भी डिपॉजिट करा दिया था, क्या अब भी ज़कात डिडक्ट होगी, और प्लीज़ रिप्लाई मी थैंक्स। अच्छा, ये आपने जो है ना अगर CZ50 फॉर्म ऑन द स्पॉट सबमिट करवा दिया है तो आपको कंफर्म करना चाहिए था। यानी कि आप अभी भी टाइम है, आप बैंक में विज़िट करके अगर नियरेस्ट ब्रांच ही है, या कॉल करके उनसे कंफर्म करें कि मेरा CZ50 अपडेट है या नहीं। अगर तो वो कहते हैं कि नहीं ये अब अगले साल अपडेट होगा, या अभी अपडेट नहीं हुआ है, हमने रखा हुआ है यकम रमज़ान के बाद अपडेट करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है कि जो भी निसाब आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने पैसे जमा करवाने हैं। यानी कि या फिर अभी आप अकाउंट में पैसे जमा ना करवाएं, यकम रमज़ान के बाद पैसे जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी अभी आपका नया अकाउंट है, ठीक है। और अगर आपने पैसे जमा करवाने भी हैं तो वो निसाब से कम करवाइएगा। अभी निसाब आया नहीं है, यकम रमज़ान से पहले निसाब आ जाएगा। पिछली दफ़ा आई थिंक 80 या 85 हज़ार निसाब था, इस दफ़ा पता नहीं कितना होगा। जितना भी होगा मैं फौरी तौर पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपने उस फॉर एग्जांपल अगर 90 हज़ार का निसाब आता है तो आप 90 हज़ार से कम की अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में रखवा दें, बाकी अमाउंट यकम रमज़ान के बाद करवा दें अगर आपका CZ50 अपडेट नहीं है। अगर तो अपडेट है तो वेल एंड गुड, फिर आप जो है वो जितने मर्जी पैसे जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ताहिर साहब का क्वेश्चन है, मेरी मैरिज हुई है, बैंक में मैरिज स्टेटस चेंज करना होगा या नहीं? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाइएगा, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी और वाइफ के आईडी कार्ड की कॉपी ले जाइएगा, वो आपका मैरिज स्टेटस जो है वो चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है जी, इन्हीं का ही क्वेश्चन है, अगर मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट को अपग्रेड करा लें तो अपग्रेड होने के बाद कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? जो आसान अकाउंट का है, जो आसान अकाउंट का ही था 18.17% जो पहले मिल रहा था, या कोई न्यू प्रॉफिट? ये देखें, अब मुझे नहीं पता कि अपग्रेड करवाने के बाद आपका जो अकाउंट है वो किस प्रोडक्ट में अपग्रेड किया गया है। तो ये आपने बैंक वालों से ही कंफर्म करना है कि आपने मेरा आसान सेविंग अकाउंट किस प्रोडक्ट में अपग्रेड किया है। अगर वो आपको नाम बता देते हैं तो जाहिर बात है कि आपको जो रेट होगा वो उसी ही के अकॉर्डिंगली जो है वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज़ आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नेम का कंफर्म होना लाजमी है कि आपका जो है वो आसान सेविंग अकाउंट से अपग्रेड करके कौन सी प्रोडक्ट दी गई है। नेक्स्ट है जी, हफ्सा नईम का। उन्होंने कहा है सेविंग अकाउंट में जो फर्स्ट को प्रॉफिट क्रेडिट होता है उसका मोबाइल नंबर पे SMS आ जाता है, ठीक है, मगर जीमेल पर भी क्या मेल आनी होती है क्रेडिट प्रॉफिट की फर्स्ट डेट को? देखिए, अगर आपने ईमेल एड्रेस अपना बैंक में अपडेट करवाया हुआ है और ई स्टेटमेंट या कुछ भी इस तरह की सर्विसेज ली हुई हैं, उसके वैसे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो SMS के साथ साथ आपको ईमेल भी आ जाती है। लेकिन अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं करवाया हुआ है तो फिर जस्ट आपको SMS आ जाएगा, ईमेल नहीं आएगी। तो लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस लाजमी अपडेट करवाया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से कुछ OTPs जो होते हैं वो SMS पे रिसीव आपको नहीं होते हैं, तो वो ईमेल पे रिसीव हो जाते हैं, और इस तरह आपका जो काम है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, ट्रांजेक्शन नहीं रुकती आपकी। तो आप नंबर के साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस भी लाजमी अपडेट करवाया करें जी। नेक्स्ट अब्दुल्ला जान का है, ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है मैम आपने, आम अल्फाज में मुकम्मल बात समझा दी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कम्प्लीमेंट। अच्छा जी, ये मुबीन गुल का है। नेक्स्ट, ओके और मैडम, मैंने करंट अकाउंट ओपन की रिक्वेस्ट की हुई है, जहां मैं काम करता हूं उनसे लेटर हेड लेकर जिस पर 25,000 सैलरी लिखवाई है। मेरी सैलरी 25,000 ही है, पर मैंने अपने पास सेविंग 10 से 12 लाख कर रही हैं, क्योंकि
क्या अकाउंट ओपन के फ़ौरन बाद अगर मैं ये डिपॉज़िट करवा दूँ तो कोई मसला तो नहीं है 25,000 सैलरी की वजह से? और डिपॉज़िट वैसे कि मैंने पहले भी मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन का ही मैंने आपको रिस्पॉन्स किया है। अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो आप एकदम इतनी अमाउंट जमा नहीं करवाइएगा, क्योंकि फिर आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा। आप 1 महीने के अंदर 2-2.5 लाख जमा करवा दें या 1 लाख जमा करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि 50-50 हज़ार करके या 1-1 लाख करके आप इसमें जमा करवाएं और पूरे महीने में 5 लाख से ऊपर नहीं जाइएगा। यानी कि अगर आप 50-50 हज़ार करके या 1-1 लाख करके भी जमा करवाते हैं, जो पूरे महीने में आपकी क्रेडिट अमाउंट होगी वो कोशिश कीजिएगा कि 3-4 लाख ही हो, 5 से नीचे हो, 5 से ऊपर ना हो। ठीक है, फिर अगले महीने में बाकी की अमाउंट आप आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से करके जमा करवा दें। अगर आप ब्रेकअप में करवाएंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो होती है ना बैंक वालों की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। 25,000 वालों की ज़्यादा से ज़्यादा भी उन्होंने 1.5 से 2 लाख लिमिट रखी हुई होती है। ये बस इसलिए होती है कि उनको पता लग जाए कि अगर आप इससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि आपकी थ्रेशोल्ड ब्रीच हो रही है, जबकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना नहीं है। तो महीने की भी अगर थ्रेशोल्ड निकलेगी तो वो 3 से 4 लाख निकलेगी, तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगी आपकी अमाउंट। तो आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप जमा करवा दें तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। फवाद साहब का आई नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट अस्क्री मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कुछ इसी तरह का ही है, मैं इसकी डिटेल आपको बता देती हूँ। ये अस्क्री मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट अकाउंट का जो है वो टेन्योर और प्रॉफिट रेट है। अगर टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि आप अपनी अमाउंट को फिक्स करवा लेते हैं, ठीक है, जितने भी जो भी स्पेसिफिक टेन्योर होता है उतनी टेन्योर के लिए आप उसको फिक्स करवा लेते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सजेशन दूँ तो आप अपनी अमाउंट को फिक्स ना करवाया करें, क्योंकि फिक्स से ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 साल के लिए या 3 साल के लिए फिक्स करवाया है, तो जिस रेट पे आपने फिक्स करवाया ना, आपको 2 से 3 साल तक वही रेट एप्लीकेबल होगा। अब हो सकता है कि अगर तो रेट आगे जाके उन 2-3 सालों में कम होता है तो फिर तो ये फिक्स डिपॉजिट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर उन 2-3 सालों में रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको टर्म डिपॉजिट का जो प्रॉफिट होगा वो इतना मीन के बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आपने फॉर एग्जांपल फिक्स करवाया हुआ है 14% पे और 2 साल के लिए फिक्स करवाया हुआ है, जबकि 1 साल के बाद जो रेट था वो 18% पे चला गया। ठीक है, अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 18% नहीं मिलेगा, बल्कि उस वक्त जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है 14% पे, आपको उसी रेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो फिक्स ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी मैं आपको अस्क्री मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट का बता देती हूँ। ये 1, 2, 3 और 5 साल के लिए आप फिक्स करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए फिक्स करवाते हैं तो आपको जो प्रॉफिट रेट एप्लीकेबल होता है वो 18% होता है, और अगर आप 2 साल के लिए करवाते हैं तो 14.75% होता है। 3 साल के लिए करवाएंगे तो 14% होगा, और 5 ईयर्स के लिए करवाएंगे तो 13% होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएं साथ में अपना CD50 फॉर्म लाजमी जमा करवाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप CD50 फॉर्म जमा नहीं करवाते हैं टर्म डिपॉजिट करवाते हुए, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाते हुए। और होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 साल के लिए फिक्स करवाया हुआ है, 3 साल के बाद जब आप अमाउंट लेने जाते हैं तो इतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, जितना जो है वो आपकी ज़कात 3 सालों की इकट्ठी कट हो जाती है। तो कोशिश किया करें जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएं तो साथ ही अपना CD50 फॉर्म भी लाजमी जमा करवाएं। रेट मैंने आपको बता दिए हैं और ये पर एनम रेट है। प्रॉफिट आपको हर महीने मिला करेगा। जब भी आप अस्क्री मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके लिए आपको अस्क्री का अलग से एक करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा। जो प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में हर महीने आ जाया करेगा, और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो टर्म डिपॉजिट के तौर पे आपकी अलग से सेपरेटली फिक्स हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और कोई भी एक क्वेश्चन आपसे रिलेट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।